हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। इन दिस वीडियो लेक्चर हमने कल अपने इमरजेंसी प्रोविजंस किए थे, ठीक, हमने नेशनल इमरजेंसी पढ़ी थी। तो आज हमारा नेक्स्ट है प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल आपका आता है आर्टिकल 356 में, 356 में आता है। और इसके आर्टिकल 356 पढ़ने से पहले आपको दो आर्टिकल पता होने चाहिए। ठीक है, नंबर वन इज योर आर्टिकल 355 एंड नंबर सेकंड 365। देखिए 355 क्या कहता है कि ये 355 कहता है कि ये सेंटर की ड्यूटी है टू इंश्योर कि जो स्टेट्स हैं दे आर फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो स्टेट अपना फंक्शन कर रही है। अगर सेंटर को लगा कि स्टेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट फंक्शन कर रही है तो इन दैट केस प्रेसिडेंट जो है प्रेसिडेंट्स रूल जो है वो उस स्टेट पे लग सकता है। ये आर्टिकल 356 कहता है। अब सॉरी ये आर्टिकल 355 कहता है। अब आर्टिकल 365 क्या कहता है कि इट सेज कि अगर इफ स्टेट फेल्स टू कंप्ली विद और टू गिव इफेक्ट एनी डायरेक्शंस फ्रॉम द सेंटर, अगर स्टेट जो है वो कोऑर्डिनेट नहीं करती है, सेंटर जो डायरेक्शन देती है उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन लेती है, तो क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ना, सेंटर स्टेट रिलेशन जो है ना, हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें हम जो स्टेट्स हैं वो सेंटर के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो अगर इन केस कोई स्टेट ऐसा करती है तो प्रेसिडेंट इसको मानेगा कि जो वो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रही है, तो इन दैट केस भी प्रेसिडेंट जो है उस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जो है वो लगा सकता है। इसके साथ ही आर्टिकल 356 अब हमारा आता है प्रेसिडेंट रूल का। देखिए इसमें क्या बताया है, द प्रेसिडेंट कैन मेक ए प्रोक्लेमेशन, अगर उसे लगता है प्रेसिडेंट को कि ऐसी सिचुएशन आई है जहां पर गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर भी। ठीक है, हमने जो पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी कि फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो उस बेसिस पर फिर प्रेसिडेंट्स रूल लग सकता है। तो ग्राउंड्स क्या है, ग्राउंड्स क्या है लगने के, अगर गवर्नर जो है रिपोर्ट दे प्रेसिडेंट को कि हाँ यहाँ पर गवर्नमेंट का फेलियर हो गया, इट इज़ नॉट वर्किंग एज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इन दैट केस, या फिर अदरवाइज कोई और अगर प्रोविजन कोई और अगर लगा प्रेसिडेंट को, इज द वैलिड रीजन फॉर प्रेसिडेंट्स रूल। ठीक, अब देखिए ये लगता कैसे है, ऊपर हमने पढ़ा कि विद इन 1 मंथ जो है प्रेसिडेंट ने, अगर ऊपर हमने नेशनल इमरजेंसी में पढ़ा था कल कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग जाती उसके बाद विद इन 1 मंथ दोनों हाउसेस से वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। यहाँ पर सिंपल मेजॉरिटी से, लेकिन विद इन 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट्स ऑफ इशू बाय सिंपल मेजॉरिटी। ओके, प्रेसिडेंट ने जिस दिन इसको इशू किया, प्रेसिडेंट कैसे इशू करेगा, इसको कैबिनेट हमारी डायरेक्शंस देगी। जब इशू किया उसके विद इन 2 मंथ्स जो है दोनों हाउसेस से वो पास अगर हुआ रेजोल्यूशन विद सिंपल मेजॉरिटी तो प्रेसिडेंट्स रूल उस स्टेट पे लग जाता है। देखिए ऊपर हमने पढ़ा था नेशनल इमरजेंसी में कि जब नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, एक थ्रेट होती है, लाइक उस टाइम पे हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, एब्रोगेट हो जाते हैं। ठीक, लेकिन प्रेसिडेंट्स रूल के टाइम पर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो एबॉलिश नहीं होते हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। अब देखिए इसके इफेक्ट्स क्या हैं। द प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ, जो स्टेट का देखो ना, अब स्टेट का भी अपना लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव तो प्रेसिडेंट अपने हाथ में ले लेता है और अपनी जगह किसी को अपॉइंट करेगा, गवर्नर को या एडमिनिस्ट्रेटर को, कि तुम मेरी जगह वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रोल करो। स्टेट का जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है ना वो यूनियन पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है। ठीक, अब देखो उसके केस में हमने पढ़ा था कि इमरजेंसी लग गई, 6 महीने तक का एक्सटेंशन मिलेगा, टिल इन्फिनिटी हमने पढ़ा था। अब यहाँ पर क्या है, एक्सटेंशन होगा लेकिन सिर्फ 6 महीने का होगा, 1 साल तक। लास्ट लिमिट क्या रखी है, 3 साल। देखो अगर यहाँ पे लग गया प्रेसिडेंट्स रूल, ठीक, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद इनको वैलिड रीजन देना है कि इलेक्शन क्यों नहीं हुए, तब जाके आगे एक्सटेंड होगी। यानी कि यहाँ पर अगर 1 साल हो गया तो सिर्फ 2 केसेस में जो है वो एक्सटेंड नहीं होगी, सिर्फ 2 केसेस में एक्सटेंड होगी। अगर जैसे पता चला कि यहाँ पर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है जो 352 में हमने पढ़ा, तो इन दैट केस उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो रहे तो हम प्रेसिडेंट्स रूल आगे बढ़ा रहे हैं। या फिर अगर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कमीशन ने कोई ऐसा वैलिड रीजन दे दिया कि हम इलेक्शन नहीं करा सकते, जिसकी वजह से जो प्रेसिडेंट रूल है वो
आगे कंटिन्यू करेगा और कंटिन्यू मैक्सिमम 3 साल तक कर सकता है, उसके बाद नहीं। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट, दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, इसका भी टाइम पीरियड जो है वो इट इज टिल इन्फिनिटी, किसी भी टाइम पीरियड तक इसको आगे जो है एक्सटेंड कर सकते हैं और ये सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होता है। ठीक, जब प्रेसिडेंट ने इसको प्रोक्लेम किया उसके 2 महीने के विदिन 2 मंथ्स इसको जो है पास करना चाहिए दोनों हाउस। अब देखिए लगती क्यों है, ग्राउंड्स क्या है इसकी फाइनेंशियल इमरजेंसी के, अगर कंट्री में कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां पर थ्रेट है टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ इंडिया, उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है। ओके, अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए। ये सबसे इजी है ये वाली इमरजेंसी। इसमें क्या होगा कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो होगी ना यूनियन की एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी स्टेट के फाइनेंशियल मैटर्स में, क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी है, यूनियन कंट्रीज आउट ऑफ फाइनेंस, आउट ऑफ फंड्स, तो इसकी वजह से थोड़े फाइनेंसेस को क्या किया जाएगा, कम करे जाएंगे। सैलरीज और अलाउंसेस जो हैं इनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के स्टेट में कम किए जाएंगे। ठीक, रिजर्वेशन ऑफ ऑल, जितना भी अगर कोई स्टेट कोई मनी बिल या कोई फाइनेंशियल बिल जो है वो पास करती है तो वो जो है वो जो बिल है वो कहाँ जाएगा, वो यूनियन के पास जाएगा, यूनियन एग्जीक्यूटिव के पास जाएगा। यूनियन देखेगी कि कहीं स्टेट कोई एक्स्ट्रा फालतू का खर्चा तो नहीं कर रही। ठीक, और साथ ही साथ डायरेक्शंस फ्रॉम द प्रेसिडेंट फॉर द, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पर जो सैलरीज और अलाउंसेस हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की जो है वो उनको क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। पर्सन सर्विंग यूनियन में अगर कोई पर्सन सर्व कर रहा है एंड द जजेस, ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना। ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारे इमरजेंसीज भी। अब लास्ट 1-2 टॉपिक हमारे बचते हैं पॉलिटी के, दैट इज हमारा पंचायती राज और म्यूनसिपैलिटीज। बहुत ईजी है, आज इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए इंडिया में क्या था, इंडिया में जो पंचायती राज सिस्टम था ना, फ्रॉम द बिगनिंग, बहुत बिगनिंग से इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो थे वो एस्टैब्लिश थे। लेकिन आप देखेंगे अगर आपने हिस्ट्री में, एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वैदिक टाइम पीरियड में सभाज और समितिज हुआ करती थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का जो एविडेंस है इंडिया में हमें बहुत पहले से मिलता है। लेकिन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ ना, उस टाइम पे हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ने 2 टायर सिस्टम दिया सिर्फ हमें, दैट इज सेंटर लेवल पे और स्टेट लेवल पे। ठीक, बाद में फिर 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जो है 3rd टायर जो है वो ऐड कर दिया गया, दैट इज हमारे पंचायत और म्यूनसिपैलिटी। अब देखिए जो पंचायत की सबसे पहले एवोल्यूशन कैसे होता है, सबसे पहले याद होगा हमने डायरेक्टिव्स में पढ़ा था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया गया था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ठीक, उसके बाद बहुत सारी कमिटीज जो है वो अपॉइंट हुई फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती राज। 1 by 1 इन कमिटीज का नाम याद रखिए और इनकी रिकमेंडेशन इंपॉर्टेंट मैं बता दूंगी आपको, रेस्ट अब पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूंगी। बलवंत राय मेहता है, अशोक मेहता है, GV.K. राव और LM सिंह भी है। सबसे पहले बलवंत राय मेहता कमेटी ने अपनी जब रिपोर्ट दी, रिकमेंडेशंस दी सॉरी, तो अगर पूछा गया 3 टायर पंचायती राज सिस्टम किसने रिकमेंड किया, इट वाज बलवंत राय मेहता। ठीक है ना, क्या था वो, पहला टायर ग्राम पंचायत, सेकंड पे पंचायत समिति, फिर जिला डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है ना, ये बीच में था, ये ग्राम पे था, ये पंचायत समिति सेकंड पे और ये 3rd पे जिला डिस्ट्रिक्ट का। डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, और साथ ही साथ उन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत इसमें यहाँ पर क्या होंगे, ये डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। ओके, और इसमें याद यही रखना कि 3 टायर पंचायती राज सिस्टम किस कमेटी की रिकमेंडेशन थी, बाकी ये पढ़ लेना, इसके और जो पॉइंट्स हैं ये भी पढ़ लेना आप। ठीक है, और साथ ही साथ इसके बाद ही सबसे पहले फिर हमने देखा कि बलवंत राय के बाद ही सबसे पहले पंचायती राज हमारे राजस्थान और आंध्र प्रदेश स्टेट में एस्टैब्लिश हो गए थे। दीज वर द फर्स्ट 2 स्टेट्स जहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो एस्टैब्लिश हो गए थे। उसके बाद आती है हमारे अशोक मेहता, ये
प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया आपको। अशोक मेहता का इंपॉर्टेंट यही था कि इसने, बलवंत राय ने 3 टायर बता दिया, अशोक मेहता ने उसको चेंज करके 2 टायर सिस्टम का रिकमेंडेशन दे दी। ठीक है, कौन कौन सा? सिर्फ जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और उसने नाम दिया मंडल पंचायत, यानी कि एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का, उसमें सिर्फ एक विलेज का, इसमें ग्रुप ऑफ विलेजेस का 2 टायर कर दिया अशोक मेहता ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है, बाकी प्रोविजंस आप पढ़ लीजिएगा, ये इजी है। उसके बाद जीवीके राव कमेटी आती है। जीवीके राव कमेटी का इंपॉर्टेंट प्रोविजन यही था कि इसने बोला कि जो जिला परिषद है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारा ये परिषद है, इसको बोला इसने कि इसको जो है, इसको प्रिंसिपल बॉडी बनाइए, किसके लिए? डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए। इन ऑर्डर फॉर द डेवलपमेंटल प्रोग्राम को प्रोग्रेस देने के लिए जिला परिषद को ही प्रिंसिपल बॉडी, मेन बॉडी बनाइए। और साथ ही साथ जीवीके राव कमेटी ने इलेक्शंस पे बहुत फोकस किया था कि इलेक्शंस टू द लेवल ऑफ पंचायती राज सिस्टम पे जो इलेक्शंस होंगे वो रेगुलरली होने चाहिए, इलेक्शंस और जिला परिषद जीवीके राव में। बाकी प्रोविजंस पढ़ लीजिएगा, इजी है। इसके बाद एलएम सिंघवी आती है। देखो, पहली बार जिस कमेटी ने बताया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनली रिकग्नाइज किया जाए, वो एलएम सिंघवी थी। ठीक है ना, और इनने बात की फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी होने चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, और साथ ही साथ ये बोला कि एलएम सिंघवी कमेटी ने बताया कि विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंसेस फॉर देयर एक्टिविटीज। इन्होंने पहली बार विलेज पंचायत को फाइनेंशियल पावर देने की भी बात की। ओके, ये हो जाते हैं। और साथ ही साथ एलएम सिंघवी में ही जुडिशियल ट्राइब्यूनल इन ईच स्टेट, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स की भी बात की पंचायत लेवल पे। ठीक है, ये आती है हमारे एलएम सिंघवी कमेटी की रिकमेंडेशंस। मतलब कि अगर देखो इसमें क्या बोला, जुडिशियल ट्राइब्यूनल्स का क्या मतलब कि इन ईच स्टेट टू एडजुडिकेट मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शंस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एंड अदर मैटर्स रिलेटिंग टू देयर फंक्शनिंग। अगर कोई मैटर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के इलेक्शंस के रिलेटेड उठता है तो इसके लिए एक अलग ट्राइब्यूनल बनाया जाएगा। ओके, ये एलएम सिंघवी ने बताया। ये हमने कर लिया पॉइंट कि सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद यहाँ पर सबसे पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो सेटअप हुए हैं। उसके बाद अब आता है एवोल्यूशन में कमिटीज हो गई। फिर आता है 1992 में हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। बहुत इजी है। ठीक, कुछ मेन प्रोविजन जो याद रखना मैं बताऊंगी, रेस्ट आप पढ़ लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। 73rd में ऐड कर दिया हमारा पार्ट 9 और 11 शेड्यूल। ठीक है, और जिसमें 11 शेड्यूल में बताया गया 29 आइटम्स ऐड कर दी गई। जैसे देखो हमने पढ़ा था सेंटर लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है, इनमें कुछ आइटम्स दी होती है जिन पे ये रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए गए। इसी तरह 29 आइटम्स ऐड कर दी गई कि जिस पर पंचायत जो है हमारी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, लेकिन सब्जेक्ट टू द एडवाइस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगी, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर की एड एंड एडवाइस से। ठीक, जब स्टेट लेजिस्लेचर रिकमेंड करेगी तब। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट साइलेंट फीचर्स देखिए 73rd के। और इसमें कहाँ से कहाँ तक एक्ट आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, सॉरी 243 से 243, ये है 243O, यानी कि 243 A B C D ऐसे से O तक। ओके, देखिए अब साइलेंट इस 73rd अमेंडमेंट में क्या बोला गया कि एक जो ग्राम सभा बनाई जाएगी, ठीक है ना, इसमें एक ग्राम सभा बनाई गई जो एक प्राइमरी बॉडी होगी पंचायती राज सिस्टम की। अब ये ग्राम सभा किन लोगों की होगी, ये जितने भी वहाँ का इलेक्टोरल रोल हमने पढ़ा था, जितने भी वहाँ के रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे ना, उनकी उस पंचायत की, उस पर्टिकुलर पंचायत की जितने भी ये जो रजिस्टर्ड वोटर्स होंगे उनकी एक ग्राम सभा बनाई जाएगी। और ग्राम सभा क्या करेगी, इट विल एक्सरसाइज पावर्स एंड परफॉर्म सच फंक्शंस एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है ना, ये अपने फंक्शंस करेगी एज डिटरमाइंड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। और साथ ही साथ यहाँ पर बात की गई, ठीक है ना, ग्राम सभा पता चला, रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं उनका एक एसोसिएशन, ठीक है ना, उनकी एक असेंबली उस पर्टिकुलर पंचायत में। और
ये क्या करेगी कि पंचायत जो भी काम कर रही है उस पर एक काइंड ऑफ सुपरवाइज करेगी कि पंचायत अपना काम अच्छे से कर रही है नहीं कर रही, वो करेगी ये ग्राम सभा। अब 3 टायर सिस्टम आया हमारे किसमें, हमारे 73rd में। ओके, 3 टायर सिस्टम यानी कि फर्स्ट टायर विलेज लेवल पे, सेकेंड टायर इंटरमीडिएट लेवल था ये जिसको ब्लॉक लेवल भी कहते हैं, और थर्ड टायर हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है ना। ये दिया हमारे 73rd अमेंडमेंट एक्ट ने। अब मेन इसमें ये है कि और साथ ही साथ बोला कि स्टेट्स विद पॉपुलेशन, ऐसी स्टेट जहाँ पर अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप करने हैं और जहाँ की पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, तो वहाँ पर ये जो इंटरमीडिएट लेवल जो है ना ये नहीं सेट किया जाएगा, सीधा विलेज लेवल, इसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, इलेक्शन कैसे होगा, देखिए मेंबर्स और चेयरपर्सन चूज किए जाएंगे। यहाँ पे टेबल बना है सो दैट आपको इजीली याद रहे। विलेज लेवल पे अगर मेंबर्स चुनने हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, और विलेज लेवल पे अगर चेयरपर्सन चुनना है तो उसको डिटरमाइन करेगा हमारा स्टेट गवर्नमेंट। अगर इंटरमीडिएट ब्लॉक लेवल पे अगर मेंबर चुनने हैं तो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, अगर चेयरपर्सन चुनना है ब्लॉक लेवल पे तो इनडायरेक्ट इलेक्शंस होंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर मेंबर्स चुनने हैं डायरेक्ट, ऊपर डायरेक्ट है, मेंबर्स चुनने के लिए तीनों लेवल्स में डायरेक्ट है। चेयरपर्सन अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुनना है तो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। इन दो में इनडायरेक्ट है चेयरपर्सन के लिए, यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट खुद से डिटरमाइन करेगी। ओके, उसके बाद आता है रिजर्वेशन, इंपॉर्टेंट है। रिजर्वेशन बोला गया है कितनी होगी, एससीज और एसटीज के लिए इन अकॉर्डेंस विद देयर पॉपुलेशन। देखिए अगर ये कोई पंचायत है, बोला है इसमें अगर 4% एससी या एसटी है तो 4% सीट जो है रिजर्व हो जाएंगी। मतलब जिस गांव में जितने परसेंट हमारे एससीज और एसटीज हैं उतने ही परसेंट सीट्स जो है वो रिजर्व हो जाएंगी, ये बताया गया है। और बताया गया 1/3 जो सीट्स है वो रिजर्व रहेंगी किनके लिए, वुमेन्स के लिए, ठीक है। और चेयरपर्सन लेवल पर भी 1/3 जो है वुमेन्स के लिए रिजर्व रहेंगी सीट्स। रिजर्वेशन का पूछा जाता है। और साथ ही साथ ये है कि डिस्क्वालिफिकेशन क्या है, 5 साल का अगर टर्म है, 5 साल का टर्म है, इन केस डिसॉल्व हो गई 5 साल से पहले, जैसे 2015 से लेके 2020 तक का टर्म आ गया 5 साल का, हाँ 20 तक का, अगर यहाँ पे 3 साल थे, 3 साल के बाद यहाँ पे डिसॉल्व होगी तो जल्द से जल्द नए इलेक्शन कराए जाएंगे, और नई जो लोकसभा चुन के आएगी वो सिर्फ 2 साल के लिए चुन के आएगी, ये नहीं कि पूरा 5 साल, 2 साल के लिए चुन के आएगी और यहाँ पर टर्म खत्म हो जाएगा। वैसे तो अगर कोई डिसॉल्व नहीं हुई तो इलेक्शन 5 साल के बाद ही होगा, ये प्रोविजन है। अगर इनकेस कोई डिसॉल्व हो गई बीच में, लेकिन कोई अगर इस तरीके से डिसॉल्व हुई कि 6, यहाँ पर 2015 था, 2020 में डिसॉल्व होना था, सिर्फ 6 महीने के टाइम पीरियड से पहले डिसॉल्व हो गई तो यहाँ पे इलेक्शन नहीं होंगे, तो 6 महीने के बाद ही होंगे, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड है ना, वही इस चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है। डिस्क्वालिफिकेशन क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगी, अगर कोई स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है उस हिसाब से, या फिर ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन याद रखिएगा कि लोकसभा में एज लिमिट बताई है 25 साल, लेकिन पंचायत में या म्यूनसिपैलिटीज़ में जो एज बताया है वो 21 साल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ठीक है। हमने पढ़ा था जब इलेक्शन, और ये वाला पॉइंट हमने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन कल के टेस्ट ये टॉपिक में, हमें इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये लोकसभा, वाइस प्रेसिडेंट एट्सेट्रा। तो जो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ की जो इलेक्शन है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराती है। तो इससे क्या पता चला, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो किस अमेंडमेंट से आई, 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992 से, ठीक है। ये कंडक्ट कराएगी पंचायत का इलेक्शंस। और एलोकेशन ऑफ फंड्स जो है टू द पंचायत, ये कौन ये जो फाइनेंसेस है, फाइनेंस जो स्टेट लेजिस्लेचर है इनको अथराइज कर सकती है पंचायत को कि वो कुछ टैक्स भी लगा सकते हैं, ड्यूटीज़ लगा सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर पंचायत को ग्रांट इन एड भी दे सकता है, ठीक है। उनके लिए एक अलग से एक फंड भी रेज कर सकता है। तो इस चीज़ में जो स्टेट फाइनेंस कमीशन, मैंने स्टेट फाइनेंस कमीशन बोला, स्टेट फाइनेंस कमीशन हेल्प करेगा स्टेट लेजिस्लेचर को। तो यहाँ से पता चलता है कि
स्टेट फाइनेंस कमीशन भी 73rd अमेंडमेंट से ही लाया गया। ओके, इसके बाद ऑडिट होगा पंचायत के अकाउंट्स का, एप्लीकेशन। अब देखिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो है वो कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। जो शेड्यूल 6 और शेड्यूल 5 में जो हमारे शेड्यूल एरियाज और शेड्यूल ट्राइब्स वाले एरियाज आते हैं ना, यहाँ पर जो है एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पे नाम लिखे हैं जहाँ जो स्टेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, ठीक है ना, ये जो स्टेट्स और जो एरियाज एग्जेम्प्टेड हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से। लेकिन अगर इनमें से शेड्यूल 5 या शेड्यूल 6 के किसी एरिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है वो एप्लीकेबल करने हैं, ठीक है ना, सेटअप करने हैं, तो पावर किसको दी गई? पार्लियामेंट को पावर दी गई कि आप इन एरियाज में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हो। तो इस चीज के लिए लाया गया एक्ट, दैट इज पंचायती राज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जिसको कहते हैं पेसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट को लाया गया। इजी है, बहुत आसान है ये एक्ट। इसमें क्या बोला गया, जो प्रोविजंस है पार्ट 9 के, यानी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, जो मतलब अगर शेड्यूल 5 वाले एरियाज में एप्लीकेबल नहीं है तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ कि हाँ ठीक है एप्लीकेबल हो सकते हैं। देखो पेसा की फुल फॉर्म है पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल एरियाज एक्ट, या फिर इसको पेसा एक्ट भी कहते हैं या एक्सटेंशन एक्ट भी कहते हैं। एक्सटेंड करने हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन एरियाज में। पेसा एक्ट आया था आफ्टर भूरिया कमेटी रिकमेंडेशंस में के बाद, ठीक है ना, 1996 में आया था। अब देखिए हमने पढ़ा ऊपर कि ये एक प्रोविजन याद रखें इसका कि पेसा कन्फर्ड एब्सोल्यूट पावर्स टू ग्राम सभा वेयर एज स्टेट लेजिस्लेचर हैज गिवन एन एडवाइजरी रोल। ग्राम सभा पहले हमने ऊपर पढ़ा कि ग्राम सभा हमने जब स्टार्ट किया था हमने पढ़ा था कि ग्राम सभा जो है वो ग्रुप असेंबली है ऑफ ऑल द वोटर्स, और ये एक एडवाइजरी बॉडी रहेगी, ये ओवरव्यू करेगी कि पंचायत कैसा काम कर रही है, लेकिन फाइनल जो एब्सोल्यूट पावर जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर की रहेगी। यहाँ पर इसमें बोला गया कि जो ग्राम सभा बनेगी शेड्यूल 6 और 5 के केस में, जो ग्राम सभा होगी उसको एब्सोल्यूट पावर्स दिए जाएंगे, जबकि जो स्टेट लेजिस्लेचर होगा उसको एडवाइजरी रोल मिलेगा। ओके, इसके बाद आता है आपका 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 का। सेम है, कुछ नहीं है, जो एक दो जो चेंजेस है वो मैं बता दूंगी, रेस्ट आपको सेम ही पढ़ना है, ठीक है। नोट्स में आपको दे दूंगी। रिजर्वेशन सेम है, इलेक्शन का टेन्योर सेम है, ठीक है, बस जो उसमें 3 टायर है यहाँ पर टाइप्स है। देखो ये इसने ऐड किया पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटीज का, वो कहाँ तक था 243 से 243 ओ तक। अब ये 243 पी से है, ओ के बाद क्या आता है पी ना, फिर 243 क्यू आर एस जेड तक है, फिर जेड ए जेड बी जेड सी डी एफ जी तक है। तो यहाँ से यहाँ तक है इसके आर्टिकल्स, और 12th शेड्यूल भी ऐड हुआ। अब उसमें हमने पढ़ा था टायर सिस्टम, विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल। यहाँ पर डिवीजन नहीं, यहाँ पर टाइप्स बताई गई हैं, ठीक है। यहाँ पर एरिया के कौन अर्बन एरिया स्मॉल है, कौन बड़ा है, उस हिसाब से डिवीजन हुई है। देखो 3 एरियाज बताए हैं। जो स्मॉल अर्बन एरिया है वहाँ पर बनेंगे हमारे म्यूनसिपल काउंसिल, जो लार्ज अर्बन एरिया है वहाँ पर बनेगा हमारा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, और जो इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशनल एरिया होगा, यानी कि अभी रूरल से वो अर्बन की तरफ जा ही रहा होगा, ट्रांजिशन कहते हैं ना इसको, तो इसको बोलेंगे हम नगर पंचायत, ठीक है। ये हो गया क्या हमारा म्यूनसिपैलिटीज की डिवीजन, सॉरी टाइप्स क्या क्या है। साथ ही साथ इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द म्यूनसिपैलिटी डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा बाय द पीपल ऑफ म्यूनसिपल थ्रू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज। वार्ड इलेक्शंस आपने सुने होंगे, वार्ड इलेक्शंस होते हैं, इसमें वार्ड इलेक्शंस होते हैं, ठीक। और साथ ही साथ स्पेशल रिप्रेजेंटेशन मिलेगा यहाँ पर ना म्यूनसिपैलिटीज में, जिनको स्पेशल एक्सपीरियंस होगा और नॉलेज होगा म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन उनको बाद में राइट टू वोट नहीं दिया जाएगा, ये यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आता है रिजर्वेशन, सेम है SC STs के लिए जितने % SCs होंगे, लाइक अगर 5% किसी म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन या नगर पंचायत में SC ST होंगे तो 5% सीट्स जो है वो रिजर्व हो जाएंगी। इस तरह 1/3 वुमेन के लिए,
21 साल या उससे ऊपर, ठीक, ये सेम है प्रोविजंस उसमें भी और इसमें भी। पीडीएफ में आपको मेंशन कर देंगे, एक रीड दे दीजिएगा। सो यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है पंचायती राज भी। अब रहता है हमारा लास्ट स्टेट एग्जीक्यूटिव, स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट जुडिशरी। उसमें हमें गवर्नर पढ़ना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और हाई कोर्ट। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है यूनियन का, तो स्टेट का समझने में आई होप आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। उस चीज़ के जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम में भेज दिए जाएंगे, यू हैव टू गिव इट अ रीड। गवर्नर का थोड़ा हम इंट्रोडक्टरी आज पढ़ लेते हैं, एग्जीक्यूटिव, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का और हाई कोर्ट का वो आपको जो है नोट्स दे दिए जाएंगे टेलीग्राम में, उसको रीड आउट कर दीजिएगा फॉर वंस, बिकॉज वो इजी है क्योंकि हमने यूनियन का अच्छे से किया है, तो स्टेट का आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए अब गवर्नर को कौन है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, स्टेट का गवर्नर है, आर्टिकल 153 ये बात करता है, आर्टिकल ना भी याद रहे चलेगा। गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट और होल्ड करता है वो ऑफिस ड्यूरिंग द, जब तक प्रेसिडेंट चाहे। तो क्वालिफिकेशन है मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 साल से ऊपर, और किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए, ना तो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, ठीक, इनमें से कुछ भी नहीं। उसके बाद कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए। सैलरी और अलाउंस ऑफ राजभवन में वो रहेगा, ऑफिशियल रेजिडेंस, ठीक है ना। और साथ ही साथ एक गवर्नर को एक से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर बना सकते हैं एट ए टाइम, और जब उसको अपॉइंट किया जाता है दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स का गवर्नर, तो उसकी जो सैलरी और अलाउंसेस जो एम्यूलमेंट्स है ना, वो दो स्टेट्स जो है वो शेयर करती हैं एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। ओथ कौन देता है, ये इंपॉर्टेंट है, ओथ देता है गवर्नर को चीफ जस्टिस, उस स्टेट की हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई दिल्ली का या फिर अगर जेएंडके का ये है गवर्नर, ठीक, तो यहाँ के हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो ओथ देगा। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो सीनियर मोस्ट जज ऑफ दैट कोर्ट। टेन्योर कितना है, वैसे तो बताया गया है होल्ड ऑफिस फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में ये भी है और ये भी है तो पहले इसको मार्क करिएगा कि द गवर्नर शेल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, पहले आप रेफरेंस इसको दीजिएगा। अगर ये नहीं है तो देन मार्क दिस, ठीक है। देन देयर इज मे रिजाइन बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट, रिजाइन भी कर सकता है। ऑलराइट, इसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर है, वो बहुत ईजी टॉपिक्स हैं, यू कैन रीड देम बाय योर ओन, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी टेलीग्राम में। साथ ही साथ वी आर डन विद योर मोस्ट ऑफ द पॉलिटी, जितना भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है पॉलिटी का सिलेबस। सो हेयर कीप रिवाइजिंग, दिस इज़ योर लास्ट लेक्चर। और गवर्नेंस का हमने जो इम्पोर्टेंट है लाइक बैकग्राउंड के एक्ट जितने भी हैं वो हमने कर लिए हैं, रेस्ट थ्योरेटिकल है, जो इम्पोर्टेंट होगा उसका भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सो हेयर वी विल कंक्लूड आवर पॉलिटी फॉर JKPSI. Okay, thank you, keep revising, good luck.